हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल नारखेड़े। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग विजडम टूथ इंपैक्शन के बारे में सुनते हैं। विजडम टूथ मतलब थर्ड मोलर, मतलब जो हम लोग कॉमन लैंग्वेज में अकल का दाढ़ बोलते हैं। ये जो विजडम टूथ होता है, अकल का दाढ़ जो होता है, ये हड्डी में अटका हुआ रहता है। इसका आइडियल एज जो है 17 टू 21, 17 से 21 साल में यदि ये आएगा तो ये प्रॉपरली आ पाता है। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि 30% लोगों को ये विजडम टूथ प्रॉपरली आता है, बाकी 70% लोगों को इस हड्डी में अटका हुआ रहता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। अंदर अटका हुआ अटका हुआ रहने की वजह से वहां पे सूजन आ सकता है, या फिर बहुत बार ब्रशिंग प्रॉपरली ना होने की वजह से वहां पे सड़न भी हो सकता है। तो आज हम लोग इसके टाइप्स जानते हैं, इसको क्या क्या तकलीफ होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। Impacted wisdom teeth are the last teeth to erupt. ये सबसे लास्ट में हमारे मुंह में आता है 17 टू 21 एज में। यदि ये पीरियड में नहीं आ पाता है तो ये एट एनी एज, कोई भी एज में आपको ये तकलीफ दे सकता है। एट एज ऑफ 30, 40, 50, कोई भी एज में आपको, तब इवन एट द एज ऑफ 60 भी ये तकलीफ दे सकता है। तो यदि ये अंदर अटका हुआ है और आपको तकलीफ है तो इसको आपको एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना ही एक ही उसका एक ट्रीटमेंट होता है। तो हम लोग समझते हैं व्हाट इज इम्पैक्टेड विजडम टूथ। दे आर द थर्ड मोलर्स। इफ यू काउंट, आप काउंट करोगे तो फर्स्ट मोलर रहेगा, सेकेंड मोलर रहेगा, और उसके बाद लास्ट में एक थर्ड मोलर बोलते हैं। एट द बैक ऑफ द माउथ दैट डोंट हैव इनफ रूम टू इमर्ज नॉर्मली, उसको एक प्रॉपर स्पेस नहीं होता है, जिसका अभी इसको अलग अलग रीजंस हो सकता है। जिसका जॉ स्मॉल है उसमें, या फिर किसी पेशेंट्स का ब्रेसेस का ट्रीटमेंट किया रहेगा, तो ये पेशेंट्स में काफी बार ये अंदर अटका हुआ हमें दिखता है। देखिए दोस्तों, ये फ्रंट ऑफ द माउथ है आपका, ये फर्स्ट मोलर, ये सेकेंड और ये थर्ड मोलर। ये अकल का दांत है आपका, ये विजडम टूथ जिसको बोला जाता है। दिस इज द थर्ड मोलर। नाउ इसमें अलग अलग टाइप्स हैं। एक हॉरिजॉन्टल इंपैक्शन हो सकता है, एक मिजियल इंपैक्शन हो सकता है, वर्टिकल इंपैक्शन हो सकता है, और डिजिटल इंपैक्शन हो सकता है। तो ये अलग अलग इसका पोजीशंस है। ये चारों भी, कोई भी पोजीशन हो, इसको तो निकालना ही एक इलाज है। बट उसको निकालना अलग अलग उसका डिफिकल्टी लेवल है। जैसे डिजिटल इंपैक्शन, ये सबसे डिफिकल्ट इंपैक्शन सर्जरी होता है, सबसे डिफिकल्ट होता है, उसको ज़्यादा टाइम लगता है। अकॉर्डिंगली उसका चार्जेस भी उस हिसाब से उसका होता है। अभी इसका पोजीशन के हिसाब से उसका चार्जेस वेरी होता है। और एक चीज होता है कि इसका रूट्स कैसा है। बहुत बार ये जो रूट होता है ऐसा कर्ड भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। बहुत बार रूट्स जो होता है विजडम टूथ का हमेशा टेढ़ा होता है, कर्ड होता है। तो ऐसे केसेस में भी उसका चार्जेस ज्यादा होने का चांसेस है। और आप एक ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक ये विजडम टूथ के पास से एक यहाँ पे एक नर्व गया हुआ है, एक ये नर्व गया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग इंफीरियर अल्वेओलर नर्व। तो विजडम टूथ के काफी करीब, रूट्स के काफी करीब ये नर्व होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक स्पेस है विजडम टूथ और नर्व के बीच में, बट इट इज वेरी क्लोज टू द नर्व। तो वो क्लोज होने की वजह से दांत निकालते समय कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होने का चांसेस होता है। उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। बहुत बार पेशेंट्स को गम्स सोलन होता है, ब्लीडिंग गम्स होता है, जॉ पेन भी हो सकता है, स्वेलिंग आता है, बैड ब्रेथ का भी प्रॉब्लम हो सकता है, अनप्लीजेंट टेस्ट आता है बिकॉज समटाइम्स उसमें से पस आना हो शुरू होता है, और बहुत बार डिफिकल्टी माउथ ओपनिंग होता है। ये इसमें से कोई भी आपको तकलीफ है तो आपको आपके डेंटिस्ट को जरूर विजिट करना है। और इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द विजडम टूथ। जो अंदर आपका विजडम टूथ अटका हुआ है, वो आप डेंटिस्ट को चेकअप करने के बाद आपको डेंटिस्ट प्रॉपर गाइड करेंगे। उसका कॉजेस क्या होता है इम्पैक्टेड विजडम टूथ का। इम्पैक्टेड रह जाता है, अंदर अटक जाता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड स्पेस। मैंने जैसे आपको बताया, बहुत बार हम लोग का जो जॉ साइज है, जिसका जॉ साइज बड़ा रहेगा उसको वो प्रॉपरली आ पाएगा, जिसका जॉ साइज स्मॉल रहेगा उसको प्रॉपरली नहीं आ पाएगा। और उसके
अंदर हड्डी में वो अटक जाएगा। तो और बहुत बार एंगुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया एंगुलेशन का डिफरेंट डिफरेंट एंगुलेशन होते हैं, और यदि वो प्रॉपर एंगुलेशन में सीधा नहीं है तो क्रॉस में है तो वो अंदर अटका हुआ रहेगा। और ये इसका कॉजेस होता है अंदर पूरा अटका हुआ रहेगा तो भी बहुत बार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यदि आपको विजडम टूथ एरिया में कभी पेन है तो आपको डेंटिस्ट को आपको दिखाना है। इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम लोग? पेशेंट्स को बहुत बार एक ओपीजी एक्सरे लाने के लिए बोलते हैं। एक्सरे लाने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो रूट्स कैसा है उसका। बहुत बार समझो ये आपका विजडम टूथ है और इसका ये रूट है, तो ये रूट बहुत बार ऐसा कर्ड होता है, ऐसा टेढ़ा होता है। तो ये टेढ़ा रूट रहेगा तो फिर ये निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका पोजीशन कैसा है इसको हम लोग एक्सरे में देखते हैं कि क्या पोजीशन में है, इसका रूट्स कैसा है। बहुत बार क्या होता है, ये विजडम टूथ जो होता है ऐसा क्रॉस पोजीशन में होता है और उसके यहाँ से एक मेन नर्व, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक मेन नर्व जाता है। तो ये मेन नर्व है, इसको बोलते हैं इंफीरियर अलवेओलर नर्व। ये बहुत बार इट्स वेरी क्लोज। समटाइम्स ये रूट्स ऐसा भी हो सकता है कि नस ऐसा भी जा सकता है। तो डिपेंड्स ये कौन से कंडीशन में है। तो इसके लिए हम लोग को सीबीसीटी करना जरूरी है कि ये नस जो है दांतों के कौन से पोजीशन में। समझो ये आपका नस है और ये आपका रूट्स है, तो ये कितना दूर है, ये थर्ड डायमेंशन में हम लोग को पता होने के लिए सीबीसीटी मतलब सीटी स्कैन का जरूरी होता है। ये अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इट्स वेरी क्लोज टू दिस रूट्स, बट वो थर्ड डायमेंशन में दूर भी हो सकता है। तो वो उसके लिए हम लोग को सीटी स्कैन का जरूरत पड़ सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये ऐसा पिक्चर इसका होता है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे ये अंदर दांत अटका हुआ दिखेगा, यहाँ पे सूजन भी है गम्स में, यहाँ पे इस टाइप में इसका अपीयरेंस होता है। ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो। बहुत बार ये अंदर अटका होने की वजह से यहाँ पे खाना फंसता है और यहाँ पे सड़न हो जाता है। तो ये भी एक रीजन होता है कि डेंटिस्ट आपको आपका विजडम टीथ एक्सट्रैक्शन करने के लिए बोल सकते हैं। ये देखिए एक्सरे, इसको हम लोग बोलते हैं ओपीजी एक्सरे। ये नॉर्मल जो डेंटल क्लिनिक में होता है वो छोटा एक्सरे होता है, और उस एक्सरे में बहुत बार ये प्रॉपरली नहीं दिख पाता है, तो हम लोग को ये ओपीजी एक्सरे करना जरूरी होता है। बहुत बार डेंटिस्ट छोटा सा एक्सरे भी ले सकते हैं, बट छोटा एक्सरे में प्रॉपर एंगुलेशन और बहुत अंदर होने की वजह से हम लोग को जॉ एक्सरे या ओपीजी एक्सरे करना जरूरी होता है। तो इसमें हम लोग को प्रॉपर पोजीशन पता चल जाता है। देखिए आप यहाँ पे आप प्रॉपरली देखोगे तो ये यहाँ पे एक नर्व है, ये सेम ये साइड भी ऐसा नर्व है, तो ये भी यहाँ पे ये ऐसा नर्व जा रहा है। इट इज वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट, इट इज वेरी क्लोज टू द दिस विजडम टूथ। तो ये अंदर अटका हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये भी विजडम टीथ अटके हुए हैं। तो इसके लिए ये इसको निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या होता है, खाना फंसेगा और ये दांत, यहाँ पे आगे वाला दांत भी खराब होने का चांसेस होता है। बहुत बार हम लोग को फिर पेशेंट्स को सीटी स्कैन करने का जरूरत पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग को थर्ड डायमेंशन में विजडम टीथ निकालने के लिए काफी हेल्प होता है। ये देखिए नर्स है, ये नर्व है, लेकिन इसका थर्ड डायमेंशन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पे हर एक सेक्शंस में इसको हम लोग पता चलेगा कि ये नर्स कहाँ पे है। तो ये सीबीसीटी बहुत बार जरूरी होता है विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन करते समय, यदि आपका विजडम टूथ के रूट्स नस के काफी क्लोज है तो। अदरवाइज इसका कोई जरूरत नहीं होता है। सिंपल ओपीजी एक्सरे इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ योर विजडम टीथ। देखिए दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड विजडम टूथ, ये एक ही इसका ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल रिमूवल। बाकी इसमें दूसरा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं। बहुत बार पेशेंट्स को हम लोग सर्जरी बोलते हैं तो पेशेंट बहुत बार डर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि डॉक्टर दूसरा कोई ट्रीटमेंट है क्या। तो देखिए दोस्तों,
विजडम टीथ का एक ही इलाज है, इट्स रिमूवल, उसको निकालना। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सर्जिकली हम लोग को निकालना पड़ता है, क्योंकि वो हड्डी में है, तो हम लोग को थोड़ा आजू बाजू से गम्स ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा हड्डी ड्रिल करना पड़ेगा, और फिर स्टिचेस भी, टाका जो हम लोग कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो भी देना पड़ेगा, और उसके बाद ही उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन? देखिए दोस्तों, एज सच कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होते हैं, बट विजडम टूथ सर्जरी के बाद लगभग 3 से 4 दिन आपको स्वेलिंग आएगा, बहुत बड़ा स्वेलिंग आता है। डिपेंड्स ऑन सर्जरी, जैसे मैंने आपको बताया कि डिपेंड कौन सा पोजीशन में, कुछ कौन सा एंगुलेशन में दांत अटका हुआ है, कौन से रूट्स कैसा है, उसका रूट स्ट्रेट है तो सर्जरी इजी हो जाएगा, रूट्स टेढ़ा मेढ़ा है या हॉकी स्टिक टाइप उसका पैटर्न है, तो उसका सर्जरी उतना डिफिकल्ट होगा, और उतना वो एक्सट्रैक्शन सर्जरी डिफिकल्ट होगा, उतना उस पेशेंट को तकलीफ भी ज़्यादा होने का चांसेस होता है। तो 3 to 4 days उसमें स्वेलिंग रहेगा मोस्ट ऑफ टाइम्स। अभी मेरे क्लिनिक में मोस्ट ऑफ टाइम जो सर्जरीज होता है वो सैटरडे संडे होता है, ताकि 2 दिन पेशेंट को रेस्ट मिलेगा। इस हिसाब से हम लोग सैटरडे को वी हैव अराउंड 3 to 4 सर्जरी एवरी सैटरडे संडे, तो इतना ये कॉमन प्रोसीजर होता है दोस्तों। ये विजडम टीथ के लिए आपको 1 day रेस्ट सफिशियंट है, पर 2 दिन आपको रेस्ट मिलता है तो बहुत अच्छा है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग क्लास हियर, तो हम लोग को छुट्टी तो ज़्यादा नहीं मिलता है पेशेंट्स को, बट 1 या 2 दिन सफिशियंट है रेस्ट करने के लिए। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बताया आपको, ये आपका टूथ है। सपोज दिस इज द रूट्स, तो ये रूट है, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया ये मेन नर्व यहाँ पे इससे जाता है। तो ये यदि इस रूट से काफी क्लोज है और निकालते समय यदि इसको थोड़ा धक्का लगता है, थोड़ा सा टच होता है, तो चांसेस है कि पैरास्थेशिया हो सकता है। पैरास्थेशिया क्या है? पैरास्थेशिया मतलब पेशेंट को यहाँ पे थोड़ा नमनेस हो सकता है, सुन हो जाता है। जैसा एनेस्थेशिया होता है, इसे पैरास्थेशिया होता है, पेशेंट को यहाँ पे नमनेस फील होता है। और वो पैरास्थेशिया दांत निकालने के बाद टेम्पररी हो सकता है, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, या रेयर कॉम्प्लिकेशन परमानेंट होता है। देखिए दोस्तों, ये जब भी हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं, पेशेंट काफ़ी डर जाते हैं। इसके लिए डरना नहीं है, क्योंकि ये 2 to 3 केसेस इन 1000 केसेस, एक या 2-3 पेशेंट को, 2 या 3 पेशेंट को, 1000 सर्जरीज के बाद या 2 से 3 पेशेंट को होने का चांसेस होता है। यदि ऐसे कुछ चांसेस है तो हम लोग पेशेंट को सीबीसीटी भी एडवाइस करते हैं। सीबीसीटी करने के बाद थोड़ा सा एक आइडिया आता है, सीबीसीटी के बाद ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट चांसेस है कि हम लोग उसको उस तरीके से थोड़ा सा हैंडल करें, प्रॉपर केयर करके। तो यदि वो क्लोज है तो हम लोग सीबीसीटी पेशेंट को एडवाइस करते हैं और उसमें देखते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन है, इसको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये काफ़ी डेंटिस्ट के लिए भी काफ़ी डिसहार्टनिंग होता है, वो अनफॉर्चुनेट होता है। ये बहुत रेयर कंडीशन होता है, बट इट्स आवर ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू ऑल द पेशेंट्स। तो इसमें यदि ये पैरास्थेशिया हो जाता है तो खाने में या दिखने में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। बस वो पैरास्थेशिया रहता है, सुनपन रहता है, यहाँ पे नमनेस रहता है, वो 2 महीना, 4 महीना या रेयरली परमानेंट भी हो सकता है। इट्स अ वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। दूसरा कॉम्प्लिकेशन मतलब स्वेलिंग आता है, कभी कभी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाता है, तो 2 से 3 या 5 दिन तक मैक्सिमम स्वेलिंग इज वेरी कॉमन और नॉर्मल भी है। उसके बाद भी ज़्यादा स्वेलिंग है तो आपको फिर आपके डेंटिस्ट को दिखाना है। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों, आपको आपकी जो मन में डाउट्स है विजडम टूथ के बारे में मैंने क्लियर किए रहेंगे। फिर भी आपको कुछ भी डाउट्स है तो आपके डेंटिस्ट को आप पूछ सकते हैं, या मुझे भी आप कमेंट